नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान में इमरान इमरजेंसी दिखाएंगे, जिसके बाद रावलपिंडी से इस्लामाबाद और लाहौर तक भयंकर टेंशन है। इमरान के समर्थक अब सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और शहबाज मुनीर की सांसें अटकी हुई हैं। इसके बाद आपको पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हुआ आतंकी मिलन समारोह दिखाएंगे, जिसमें जैश और हमास के आतंकवादियों का ग्रैंड वेलकम हुआ है, जश्न मनाया गया है, नए हमले का प्लान बना है। इसके वीडियो सबूत आए हैं। फिर कुछ शुद्ध राजनीतिक कुंजी खोलेंगे, जिसमें कलेश की भरपूर मात्रा है। पहला कलेश एसआईआर को लेकर है, जिस पर आज संसद का तापमान काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हालांकि चुनाव सुधारों पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा पर बात बन गई है। ये बहस 10 घंटे की होगी। इसके अलावा 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके बाद अगली कुंजी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसका असर आप पर भी होगा। एक सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या संचार साथी मोबाइल ऐप से लोगों की जासूसी हो सकती है? ये वो ऐप है जिसे लेकर केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस पर सियासत के सिग्नल बहुत स्ट्रांग हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार ने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया है। देश भर के राज्य भवन का नाम अब लोक भवन होगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। सत्ता के कलेश का एक बड़ा अपडेट कर्नाटक से है, जहां सीएम सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच सियासी ब्रेकफास्ट हुआ है। 4 दिन में दोनों के बीच दूसरी बार ये मुलाकात हुई है। लेकिन बात क्या हुई है, सत्ता का फॉर्मूला क्या निकला है, इस पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। और फिर आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत में ग्रैंड वेलकम वाली तैयारी भी दिखाएंगे। साथ ही समझेंगे पुतिन और पीएम मोदी की दिल्ली वाली मुलाकात से पहले जिनपिंग, शहबाज और ट्रंप में बेचैनी क्यों है। लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां की सत्ता में बड़ी हलचल है। सही मायने में ये हलचल शहबाज और मुनीर के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इमरान खान पर सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। पाकिस्तान में से आ रही तस्वीरें और बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां इमरान इमरजेंसी है। ऐसा लग रहा है कि पूरी सत्ता लॉक हो चुकी है। सियासी कलेश अब युद्ध वाले मोड में आ चुका है। इमरान के परिवार को डर है कि पाकिस्तान के अधिकारी कुछ गंभीर बात छिपा रहे हैं। इसी आशंका के बाद पाकिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीटीआई ने इमरान खान से मिलने की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान में क्या होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। आपको पाकिस्तान से आई लेटेस्ट जानकारी दे दें। थोड़ी देर पहले इमरान की बहन उज़्मा को जेल के अंदर जाने दिया गया। वो अपने भाई इमरान खान को देख पाई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि जेल में इमरान को परेशान किया जा रहा है। इमरान खान बहुत गुस्से में हैं। किसी से उन्हें बात नहीं करने दी जा रही है। मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इमरान खान 27 दिन बाद आज अपने परिवार के किसी सदस्य से मिले। इससे पहले 5 नवंबर को अपनी बहन नौरीन खान से उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आज का मंगलवार पाकिस्तान के लिए दंगल वाला रहा। इमरान खान के समर्थक लगातार पाकिस्तान की राजधानी तक कूच कर रहे हैं। पीटीआई समर्थकों के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां हैं। शहबाज की पुलिस के हाथ पांव फूले हैं। सिर्फ 8 पॉइंट में समझिए कैसे पाकिस्तान में इमरान इमरजेंसी वाले हालात हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हाई अलर्ट है। रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई है। इमरान समर्थकों के आक्रोश से भयभीत पाकिस्तान में विशेष आदेश जारी किया गया है। रैली, जलसा, जुलूस पर रोक लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। यहां तक कि हथियार, लाठी, गुलेल, पेट्रोल बम ले जाने पर रोक लगाई गई है। यहां तक कि प्रदर्शन के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सत्ता के लिए मैसेज दिया है। ये कहा है कि उन्हें हुकूमत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में नारे गूंज रहे हैं, जोर से बोलो आजादी है, हक हमारा आजादी, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। इमरान खान के समर्थकों के इस तेवर पर पूरा पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है।
आज दिन भर इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में चर्चा होती रही, बहस होती रही। पाकिस्तान के सत्ताधीशों को धमकियां मिलती रही। पाकिस्तान के जाने माने वकील अकरम ने भी कहा कि इमरान की बहनों की मांग सही है। आपको बता दें कि अगस्त 2023 से इमरान खान जेल में बंद हैं। 4 नवंबर तक इमरान से 1200 मुलाकातें हुई हैं। चुनाव के वक्त पार्टी के लोग 600 बार इमरान से मिल चुके हैं। पाकिस्तान में इमरान से जुड़े कई विस्फोटक एपिसोड चल रहे हैं। इसमें से एक है गवर्नर राज वाला। दरअसल पाकिस्तान में इमरान समर्थक मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी इमरान के समर्थक हैं। पाकिस्तान के नेता ये बयान दे रहे हैं कि सुहेल आफरीदी वहां की स्थिति को सुधारने में बुरी तरह फेल रहे हैं। इस आधार पर सुहेल आफरीदी को हटाने की तैयारी चल रही है। इस पर भी इमरान समर्थक आक्रोशित हैं। कहानी सिर्फ इमरान इमरजेंसी तक नहीं है। अफगान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान में 24,000 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान में जारी उथल पुथल के कारण ये इस्तीफा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जवानों ने रिजाइन किया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। ये भी मुनीर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे आपको बता दें कि आर्मी चीफ के तौर पर मुनीर का कार्यकाल खत्म हो चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर प्रमोशन होना था, लेकिन ये नोटिफिकेशन में अटका हुआ है। शहबाज शरीफ के विदेश दौरे से पाकिस्तान लौटने के बाद भी अब तक नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। आप सुनिए इसको लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं एक वीडियो के साथ जो पाकिस्तान की चिंता को बढ़ाने वाला है। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आया है। जो लोग इसमें दिख रहे हैं, जो लोग आपको मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं, ये सभी आतंकी हैं। ये हमास और जैश ए मोहम्मद के मिलन की तस्वीर है। जैश के आतंकी अब हमास से हाथ मिला रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीओके के दादियाल में एक रैली आयोजित की गई जिसमें हमास आतंकियों को सम्मान दिया गया। बड़ी बात यह है कि रैली के मंच पर जैश का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी मौजूद था। मंच से दिए गए भाषणों में आतंकी सरगनाओं ने हमास से प्रेरणा लेने और अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखने की बात कही। वैसे आप पहले भी जैश और हमास के साथ आने की खबरें सुन चुके होंगे, लेकिन ये 29 नवंबर वाली तस्वीर है। आप देख सकते हैं जैश ए मोहम्मद ने एक आतंकी मंच सजाया हुआ है। मंच पर हमास के टॉप आतंकी मुख्य अतिथि के तौर पर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा इसी वर्ष 5 फरवरी को भी हमास के टॉप लीडर खालिद कदूमी का बहावलपुर में अचानक से दौरा हुआ था। वो जैश के मुख्यालय में भी गया था। हमास के आतंकियों ने उसका फूल मालाओं से स्वागत किया था। सत्ता में हमारी अगली खबर उस मोबाइल फोन से जुड़ी है जिसकी स्क्रीन में आज के दौर में देश के बहुत सारे लोगों की जिंदगी कैद है। वो मोबाइल जो कई लोगों का मित्र भी है और मालिक भी, जिसमें लोग अपनी बेहद निजी जानकारियां रखते हैं। आज उसी मोबाइल फोन के एक ऐप को लेकर देश में कलेश वाले सिग्नल निकल रहे हैं। सवाल है कि क्या मोबाइल फोन के एक एप्लीकेशन से आपकी जासूसी हो सकती है? और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद सरकार पर लगे हैं। इसकी वजह है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है संचार साथी। असल में केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एक आदेश भेजा है। इसमें कहा गया है कि अब सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके बेचा जाएगा। मतलब अब जो नए फोन बनेंगे उनमें सरकारी ऐप संचार साथी पहले से रहेगा। इस आदेश का पालन करने के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया है। लेकिन सियासत के वाईफाई में आते ही आदेश पर कलेश शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या वाकई संचार साथी ऐप से निजी जानकारी चोरी होने का रिस्क है या जासूसी का खतरा है? ये समझाने के लिए हमने आपके लिए आसान भाषा में सत्ता की एक कुंजी बनाई है। हालांकि ये सच है कि विपक्ष के इन आरोपों के बाद आम आदमी के मन में चिंता के सिग्नल बहुत स्ट्रांग हैं। वजह सरकारी आदेश में लिखी एक लाइन है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि जो नए फोन बनेंगे उनमें संचार साथी ऐप पहले से रहेगा, जबकि पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप इंस्टॉल होगा। लेकिन खबर यह भी आई कि सरकार के आदेश के अनुसार यूजर्स संचार साथी ऐप को डिलीट नहीं कर सकेंगे और ना ही ऐप को किसी तरह से डिसेबल किया जा सकेगा। इसी बात से ये सवाल उठा कि सरकार आपके या हमारे मोबाइल में किसी ऐप को रखने की अनिवार्यता आखिर कैसे कर सकती है?
इसी पर विपक्ष की पूरी फोर्स केंद्र सरकार पर टूट पड़ी। जासूसी के आरोप वाले जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए और मामला इतना बढ़ गया कि सरकार को साफ सफाई के लिए सामने आना पड़ा। विपक्ष के नेता कार्ति चिदंबरम ने संचार साथी ऐप को पेगासस प्लस बताया, तो सरकार ने कहा कि यह मोबाइल ऐप लोगों के लिए फायदेमंद है। विपक्ष ने कहा कि एक ऐप के जरिए हमारी जासूसी नहीं की जा सकती, तो सरकार ने जवाब दिया जासूसी के आरोप गलत हैं। प्रियंका गांधी ने इसे लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया, तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि संचार साथी ऐप लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगा। प्रियंका ने कहा कि सरकार लोगों की निगरानी कर रही है, तो ऐप को अनिवार्य बताने वाले दावे पर भी सरकार की सफाई आई कि यूजर्स मोबाइल से संचार साथी ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। अलावा सरकार ने यह भी कहा कि लोगों के पास इस ऐप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का भी विकल्प होगा। संचार साथी वाले क्लेश पर केंद्र को घेरने के लिए विपक्ष आदेश की कॉपी लेकर आ गया है, जो मोबाइल कंपनियों को भेजा गया। वो कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। इस आदेश के 7वें पॉइंट के पैरा बी की आखिरी लाइन में लिखा है कि ऐप को काम करने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि यूजर्स के पास ऐप को डिलीट करने का भी विकल्प होगा। आदेश में लिखा गया है कि संचार साथी ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार का जवाब आया है कि ये ऐप किसी भी यूजर के लिए अनिवार्य नहीं होगा। संचार साथी वाले इस क्लेश से निकले सियासी नेटवर्क पर हम आपको एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. We are turning this country into a dictatorship. It will be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। संचार साथी तो है नहीं, बिल्कुल ये साथी होंगे सरकार के, तो बहुमत में होने के बावजूद अगर अल्पमत वाली और सुरक्षा की भावना से आप घिरे हुए हैं। आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। हर मोबाइल में 10, 15, 20 ऐप होते हैं ना, तो अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है तो उससे आपको परेशानी क्या है? These apps can be useful provided they are voluntary. Everybody who needs them should be able to download them. Making anything compulsory in a democracy is troubling. In fact, the government should explain all this to the public instead of just passing an order that the media report. वैसे जिन न्यूज मित्रों ने अभी तक सरकार के संचार साथी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें ये बता देते हैं कि आखिर ये है क्या और सरकार के अनुसार ये कितना फायदेमंद है। सरकार का दावा है कि संचार साथी सरकारी ऐप साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है और आम लोगों को टेलीकॉम फ्रॉड से बचाने के लिए भी कारगर है। ये टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली यानी CEIR से जुड़ा है, जिसमें देश के हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। 2023 में सबसे पहले संचार साथी वेब पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जनवरी 2025 में सरकार ने इसे ऐप के रूप में लॉन्च किया। प्ले स्टोर पर मौजूद इस ऐप से मिली जानकारी के अनुसार अब तक इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऐप की मदद से 7 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन वापस मिले हैं। सिर्फ अक्टूबर में 50,000 चोरी के फोन रिकवर किए गए हैं। इसी संचार साथी ऐप की मदद से करीब 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन कटे भी हैं, जबकि 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। इसीलिए केंद्र सरकार का तर्क है कि संचार साथी ऐप लोगों के लिए जरूरी है और लाभकारी है। ये ऐप काम कैसे करता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए
या खो जाए तो इस ऐप से तुरंत फोन को ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा चोरी या खोए हुए फोन को ट्रैक भी किया जा सकता है। संचार साथी ऐप से ये भी पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर एक समय में कितने सिम चल रहे हैं। अगर आपके पास फ्रॉड कॉल आता है तो आप उस नंबर की शिकायत सीधे इस ऐप से कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल के IMEI नंबर को ऐप में डालकर चेक कर सकते हैं कि फोन असली है, चोरी का है या ब्लैकलिस्टेड है। साथ ही ये संचार साथी ऐप सभी प्रमुख बैंकों और संस्थानों के वैध और सुरक्षित नंबर दिखाता है, जिससे यूजर किसी गलत नंबर पर कॉल ना करें। बावजूद इसके इस ऐप के जरिए जासूसी के दावे किए जा रहे हैं। सवाल सरकार पर है। हमने इस पर एक डेमो भी किया है और एक्सपर्ट से बात भी की है। कि मैं इस समय संचार साथी ऐप में हूं और इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो मैं इसमें नाम डाल देता हूं, अपना लास्ट नेम डाल देता हूं और इसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली ये कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ, आप ये सुविधा लेना चाहते हैं और सरकार से जो डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं। हमारे फ़ोन्स की जासूसी ये ऐप कर सकता है और किसके फ़ोन की क्या जासूसी करेगा वो गवर्नमेंट पे होगा, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ पे होगा। गवर्नमेंट को ये ऐप पुश करने की भी ज़रूरत क्या है। जिसको ये ऐप चाहिए वो डाउनलोड करेगा, इसको यूज़ करेगा। अगर काम की चीज़ है, हम जो ऐप्स अपने फ़ोन में डालते हैं वो हम अपने हिसाब से डालते हैं। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कौन है डिसाइड करने वाला कि हमारे फ़ोन पे कौन सा ऐप होना चाहिए। ये तो फिर इसका ये मतलब है ना कि वो हमारे फ़ोन में घुस रहा है। ये एक डेटा कलेक्शन ऐप है, इससे डेटा कलेक्ट होगा। इस ऐप को हमारे फ़ोन में जो फाइल्स हैं, मैसेजेस हैं, इमेजेस हैं, कॉल लॉग्स हैं, हम किसको कॉल कर रहे हैं, किसको मैसेजेस कर रहे हैं। और व्हाट्सएप जो वैसे सिक्योर है, मतलब जब मैं आपको अगर मैसेज करूं तो वो बीच में वो मैसेज पढ़ा नहीं जा सकता, वो हमारे फ़ोन पे खुला रहता है, तो वो व्हाट्सएप हमारा पढ़ पाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के फ़ोन्स पे पेगासस डाला था, अब ये सबके फ़ोन्स में एक डेटा कलेक्शन ऐप डाल रहा है और इसमें हमें चॉइस भी नहीं दे रहा था। वैसे भारत में मौजूद करीब 1 करोड़ 40 लाख आईफोन यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि खबर है कि एप्पल को केंद्र सरकार के इस आदेश पर आपत्ति है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल संचार साथी वाला ये फैसला नहीं मानेगा। एप्पल की ओर से जल्द ही सरकार को जवाब भेजा जाएगा कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसे फैसले का पालन नहीं करती। इसीलिए सुरक्षा कारणों के चलते एप्पल आदेश मानने से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे कंपनी के iOS इकोसिस्टम की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा पैदा होता है। हालांकि अभी खुद एप्पल की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि रॉयटर्स के अनुसार दूसरी कंपनियां भी अभी इस आदेश को रिव्यू कर रही हैं और इसके बाद ही वो अपना जवाब सरकार को भेजेंगी। सत्ता में अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की, जो अब से करीब 45 घंटे के बाद भारत में होंगे। पुतिन के इस भारत दौरे पर ट्रंप, जिनपिंग और शहबाज समेत पूरी दुनिया की नजर है। पुतिन का ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक करंट है। वो किसी भी कीमत पर भारत को रूस से दूर करना चाहते हैं। ट्रंप भारत के जरिए पुतिन पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन वो शायद समझ नहीं पाए कि भारत पर कोई दबाव काम नहीं करेगा। ट्रंप जो नहीं समझ पाए वो यूरोप के देश समझ गए हैं। यही वजह है कि अब यूरोप के नेताओं को पुतिन के भारत दौरे से युद्ध विराम वाली उम्मीद है। उन्हें ये लग रहा है कि अब यूक्रेन में शांति का रास्ता दिल्ली से निकल सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य देश पोलैंड के मंत्री व्लादिस्लाव तेओफिल ने कहा है कि पीएम मोदी की बात को पुतिन ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए शांति की उम्मीद की जा सकती है। सोचिए, ट्रंप जिस युद्ध विराम के लिए खुद पुतिन से मिल चुके हैं, कई बार ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुला चुके हैं, कई संधि प्रस्ताव तैयार करवा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। अब यूरोप के देश ही व्हाइट हाउस से उम्मीद छोड़कर नई दिल्ली से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। पोलैंड के ही मंत्री का कहना है कि भारत रूस की दोस्ती हमेशा से बहुत गहरी है। रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी भी बहुत खास है। राष्ट्रपति पुतिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की बात को ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में युद्ध विराम को लेकर भी पुतिन पीएम मोदी की बात मान सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत युद्ध विराम में अहम भूमिका निभा सकता है। यूरोप के नेताओं को ये उम्मीद इसलिए भी है
क्योंकि भारत ने हमेशा शांति का समर्थन किया है। अमेरिकी दबाव के बाद भी भारत ने संतुलन बनाए रखते हुए शांति की बात कही है। इस बात को रूस भी समझता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आज इस बात पर मुहर भी लगाई। उन्होंने कहा कि हम यूरोप के लोगों से बात नहीं करते हैं, लेकिन भारत से करते हैं, क्योंकि भारत हमारी बात सुनता और समझता है। रूस और भारत के बीच आपसी समझ बहुत अच्छी है। भारत हमेशा से यूक्रेन का शांतिपूर्वक समाधान खोजना चाहता है। इसके लिए भारत दोनों पक्षों की बात सुनना चाहता है। पेस्कोव ने कहा कि भारत की इस कोशिश की रूस हमेशा तारीफ करता है। रूस की तरफ भारत की तारीफ में क्या कुछ और कहा गया, उस पर आप ये रील देखिए। अभी रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों और ट्रंप के सैंक्शन ने दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजिकल समीकरण जो बन बिगड़ रहे हैं और छोटे छोटे मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे ब्रिक्स का, SCO का, G20 का। तो इस सब के चलते इस विजिट का, इस यात्रा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुतिन के भारत दौरे के लिए खास तैयारियां हो रही हैं। उनकी सुरक्षा से लेकर खाने पीने तक के लिए खास व्यवस्था है। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज का आयोजन किया जा रहा है। पुतिन का सुरक्षा प्रोटोकॉल इतना खास है कि खाने की कोई भी चीज बिना जांच के उन तक नहीं पहुंचती। ऐसे में किस तरह के सख्त प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, इस पर हमने मशहूर शेफ संजीव कपूर से बातचीत की। रशिया का जो कल्चर है, रशिया के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे भारत दौरे को आप सबसे पहले? देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है ये, मैं कहूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट है। पूरी दुनिया देख रही है इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे आई थिंक पूरा इस समय विश्व जो है उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि किस तरह से इसको देखा जाएगा। जब पुतिन जी यहाँ पर आ रहे हैं, अगर मैं मेन्यू बनाऊँ तो मैं क्या करूँ? मैं सोचूंगा कि उनको इंग्रेडिएंट्स कौन से पसंद हैं, उनको क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, भारत में से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनसे एक मेन्यू। बीटरूट से अगर शुरुआत करनी है तो मैं बीटरूट का एक शोरमा बनाऊं। भारतीयता है इसके अंदर, थोड़ा सा उनका झलक है, तो आप जब उसको पीते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये तो कुछ पहचानी हुई चीज़ है। मसाला ज़्यादा नहीं है, हल्का सा जीरा है इसके अंदर, और जिस तरह से दही जब खिल के आती है तो वहाँ पर एक वो सावर क्रीम का उनको स्वाद पता होता है। हाँ, रशिया खटास काफ़ी चीज़ों में होती है उनमें, तो इसके अंदर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि भारत और रशिया का मिलन। सत्ता में आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों से दुनिया में कई वॉर फ्रंट खुले हैं। बात चाहे रूस यूक्रेन की हो या फिर इजराइल हमास की, हर जगह खूब बारूद बरस रहा है। जान गंवाते लोग, बारूद की गंध और जलती इमारतों के बीच कोई था जो अपने मुनाफे की रोटियां सेक रहा था। ये वो हथियार बनाने वाली कंपनियां थीं जो भर भर कर अपने हथियार बेच रही थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष दुनिया की टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों ने 61 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। कहते हैं कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता, ये सिर्फ विनाश और दर्द लेकर आता है। लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि इन कंपनियों ने जंग की वजह से खूब डॉलर कमाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 वर्ष में हथियार कंपनियों की बिक्री 6% बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी कंपनियों का हुआ है। 39 अमेरिकी कंपनियों ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचे हैं। यूरोप की 26 कंपनियों ने 13.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे। अमेरिका और यूरोप ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के और रूस की कंपनियों ने 2,80,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। इजराइल की कंपनियों ने भी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेच दिए हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोप की हथियार कंपनियां अरबों का मुनाफा कमा रही हैं, तो चीन की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। पिछले 1 वर्ष में चीन की हथियार कंपनियों की कमाई घटी है।
चीन की 8 कंपनियों ने करीब 8 लाख करोड़ के हथियार बेचे हैं। उनकी कुल बिक्री में 10% की कमी आई है। टॉप 100 में भारत की भी 3 कंपनियां हैं जिनकी कमाई 8% से ज्यादा बढ़ी है। टॉप 100 हथियार कंपनियों में जो भारत की 3 कंपनियां हैं उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मडगांव डॉकयार्ड शामिल हैं। 44वीं रैंक वाली HAL का रेवेन्यू करीब 34,000 करोड़ रुपए का रहा। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 22,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। 91 रैंकिंग वाले मडगांव डॉकयार्ड का रेवेन्यू भी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि हथियार की सत्ता का स्वदेशी संकल्प मजबूत हो रहा है। सत्ता में अब बात सियासी नफा नुकसान की करते हैं और आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक, जहां सीएम की कुर्सी पर जारी खींचतान में ब्रेकफास्ट वाली पॉलिटिक्स ट्रेंड कर रही है। पद एक है और दावेदार 2। एक कुर्सी पर विराजमान है तो दूसरे इस इंतजार में है कि कब पहले की कुर्सी खिसके और उन्हें मौका मिल जाए। पिछले 2 हफ्ते से जारी इसी झगड़े को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने नाश्ते वाला फॉर्मूला निकाला। लेकिन सवाल यह है कि इस नाश्ते में कुछ मीठा भी है या फिर नहीं है। नाश्ते की टेबल पर एक तरफ हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम DK शिवकुमार। न्योते की खबर कल ही आ गई थी, आज नाश्ते की बारी थी। तय समय पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया शिवकुमार के घर पहुंचे। वेलकम के वक्त शिवकुमार के भाई DK सुरेश भी वहां मौजूद थे। इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के जरिए दोनों ने कर्नाटक में ऑल इज वेल और मजबूत सरकार का संदेश देने की कोशिश की। ये दिखाया गया कि कांग्रेस एकजुट है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आज की तस्वीरें शेयर की, एक दूसरे की जमकर तारीफ भी की। सिद्धरमैया कन्नड़ में पोस्ट लिख रहे थे तो शिवकुमार अंग्रेजी में। सिद्धरमैया ने लिखा, मैं और DK शिवकुमार हमेशा भाई रहेंगे, हमारे विचारों में कोई मतभेद नहीं है। तो DK शिवकुमार ने लिखा कि अपने आवास पर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मुझे गौरव महसूस हो रहा है। हम सुशासन और कर्नाटक के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। 4 दिन के अंदर 2 ब्रेकफास्ट वाली एकजुटता दिखाई जा चुकी है। शुरुआत सिद्धरमैया ने की थी। 29 नवंबर को उन्होंने शिवकुमार को अपने घर नाश्ता करवाया था। आज शिवकुमार ने सीएम के लिए अपने घर पर नाश्ते का आयोजन किया था। यानी कर्नाटक में अभी ब्रेकफास्ट का मौसम चल रहा है, जिसमें आपसी मतभेद पर बर्फ डालने की कोशिश है। अगले हफ्ते से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, इसीलिए कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। Today, DK Shivkumar has invited me for breakfast. I agreed to come. Myself and DK Shivkumar, you have discussed regarding the assembly session. ಅವರು ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. आप दोनों का ब्रेकफास्ट हुआ, आप दोनों का मुर्गा खाना हुआ, क्या कर्नाटक का प्रॉब्लम्स हल हो जाता है क्या? आप ब्रेकफास्ट करने से और मुर्गा खाने से कर्नाटक के किसानों का प्रॉब्लम हल हो जाता है क्या? क्यों के लिए ऐसा नाटक कर रहा है?